वेलकम टू क्रिस्टल ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगेन आज हम अपना प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। लास्ट टाइम हमने लीव किया था एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, हमारा एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट हो चुका है, एग्रीगेट सप्लाई ऑल्सो कंप्लीटेड। सो मूविंग अहेड, okay, so today we will start our topic, that is multiplier, means investment multiplier. Till now जितना अभी तक हुआ है उससे पहले का आई होप कि वो सभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखना है वो डिमांड, उसके डिटर्मिनेंट्स, सप्लाई, उसके कंपोनेंट्स, दैट्स ऑल। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लायर से। सो लेट्स स्टार्ट। So, do you know what is multiplier? If I explain you, मल्टीप्लायर मीन्स होता है कि अगर हमने कोई चीज़ पे, कोई वेरिएबल पे किसी ऐसे वेरिएबल का इफेक्ट दिया जिससे उसकी वैल्यू जो है वो सेवरल टाइम्स इंक्रीज हो गई, दिस इज व्हाट मल्टीप्लायर। ठीक है। अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अफेक्ट्स इनकम। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट की स्पेंडिंग्स में चेंज करते हैं तो ये हमारे इनकम को अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इंक्रीज किया है अपना इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से, सो इट कॉजेज एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ 300 करोड़। तो अब आप बताइए मुझे, अगर 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और 300 करोड़ से इनकम बढ़ रही है, तो यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुई इनकम? इंटू 3, थ्राइस इनकम में इंक्रीज आया है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? ये जो कंसेप्ट है ये मल्टीप्लायर का है और इससे हमें पता चलता है कि जो रिजल्टिंग इंक्रीज हुआ है इनकम में 400 करोड़, देन मल्टीप्लायर इज 4। सो अगर 300 करोड़ है इनकम में रिजल्टिंग चेंज, देन मल्टीप्लायर इज 3, एंड इफ 400 करोड़ हो जाता है देन आर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, k इक्वल्स टू चेंज इन वाई। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल सच दैट उसने बताया इक्वेशन कि k इक्वल है चेंज इन वाई के डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। डू यू नो बच्चे, k क्या डिनोट कर रहा है? k मीन्स मल्टीप्लायर, ओके, और y इज इनकम, i मीन्स इन्वेस्टमेंट। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट बताया गया है वो ये है कि वो इक्वल है जितना चेंज इन इनकम होगा डिवाइडेड बाय जितना चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मूविंग अहेड। सो अभी ये चीज़ आपको नोटिंग करनी है कि जो हमारा k है, k स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इट मीन्स चेंज इन इनकम इज डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, आगे देखिए। नाउ वी विल लर्न डेरिवेशन। अब हमने देखा कि यार मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि अब हमें मल्टीप्लायर का डेरिवेशन कैसे डिराइव करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई से कि इक्विलिब्रियम लेवल पे जैसे कि मैंने समझाया है, हमारे पास जो इनकम होती है वो इक्वल होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। सो इनकम में अगर कोई चेंज आता है तो आपको दोनों में चेंज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट में भी एंड कंजम्पशन में भी। सो चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू इक्वल चेंज इन कंजम्पशन एंड इक्वल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस। अब अगर मैं कहूँ कि आप इस इक्वेशन को इनकम से डिवाइड करवा दीजिए, चेंज इन इनकम से। ओके, सो चेंज इन इनकम से आपने इसको भी डिवाइड कराया, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो ये कैंसिल हो गया, दिस गोज कैंसिल। तो आपके पास बचेगा क्या फिर? यहाँ पे कैंसिल होके ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो इधर LHS तरफ जो वैल्यू आएगी, सी
चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम जो होता है, ये वाई वाई कैंसिल, तो यहाँ तो 1 आ गया। चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, एक चीज हमने गलत की है, उसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। ये है चेंज इन इनकम, इसको भी चेंज इन इनकम से डिवाइड करा है। देखिए वाई वाई कैंसिल हुआ तो इट गिव्स अस 1, बट चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंजेस इनकम हमेशा होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम करेंगे सो इट विल रिमेन सेम। तो आपकी इक्वेशन बनेगी ये वाला जो है दिस फंक्शन, ये इधर आएगा आर एल एच एस तरफ और 1 चला जाएगा आर एच एस तरफ, तो इट विल गिव अस चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई इक्वल्स टू 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और दोबारा से हम इसको डिवाइड कराते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। सो ये एक लिखने का एक तरीका है, आपका आंसर जो है ये भी करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट वी विल मूविंग अहेड कि जो रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है इट इज इन्फिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है बच्चा, दैट इज व्हाट, इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, यानी कि मल्टीप्लायर का जो रेंज है ये हमेशा कितने से कितने के बीच में लाई करेगा, 1 से कितने के बीच में, इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा हमेशा। दूसरी चीज, इफ आई से कि रिलेशन अगर मुझे बताना हो MPC से क्या है इसका, सो MPC अगर राइज होगा देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी राइज होगा और रिलेशन विल बिकम पॉजिटिव। बट अगर MPC राइज होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉल होगा, तो देयर विल बी इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, MPC अगर राइज होता है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर राइज होगा, पॉजिटिव रिलेशन। MPC राइज हुआ बट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉल हुआ, इनवर्स रिलेशन। सो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बाय दिस, इफ MPC will rise, investment multiplier means K. Okay, so we will write here K. If K will rise, investment multiplier will rise, relation become positive. But if MPC is rising, investment multiplier is falling, then it will indicate negative relationship. एंड ये रिलेशनशिप जो है ये आपके मल्टीप्लायर की इफेक्ट डिसाइड करेगी। फाइन, मूविंग अहेड, नाउ व्हाट इज मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। अब ये एक एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड करना है, तो इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ। लेट द MPC 0.8, अगर हम MPC 0.8 मानते हैं तो हमें ये अज्यूम करना है कि अगर इंक्रीज होता है इन इन्वेस्टमेंट ₹1000 से, हमारी इन्वेस्टमेंट ₹1000 से बढ़ गई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, यानी कि जब हमने नया बिल्डिंग बनाया तो हमें ₹1000 की और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, और हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी थी, 0.8। ओके, सो बिल्डर जो आर्किटेक्ट है एंड लेबरर्स है टुगेदर विल गेट एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ 1000। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम भी इंक्रीज हुआ 1000 से आर्किटेक्ट्स लेबरर का, सिंस द MPC 0.8 बट MPC विल रिमेन सेम, सो दे विल टुगेदर स्पेंड 0.8000, वी कैन से 800 उन्होंने स्पेंड किया on new consumption goods. The producer of those consumption goods will thus have increased 0.8000 पे in their income. Since MPC is 0.8, they will turn spend 640. So what they will do कि 0.8 हमने किया किसका, 1000 का, and equal होगा ये 0.821,000 के। So आपको यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो ये है कि इससे देखिए हुआ क्या, causes an increase in income of other people, दूसरे लोगों की भी इनकम में 640 का इंक्रीज हुआ है। ये प्रोसेस जो है विल गो विद ईच न्यू राउंड ऑफ स्पेंडिंग, जब तक स्पेंडिंग चलती जाएगी ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, और 0.8 बीन 0.8 ऑफ प्रीवियस राउंड। सो एन एंडलेस चेन ऑफ सेकेंडरी कंजम्पशन स्पेंडिंग इज सेट इन मोशन बाय प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000, यानी कि आपने 1000 का इन्वेस्टमेंट करके एक एंडलेस चेन क्रिएट करती है, और इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर।
However, not only is the chain of secondary consumption spending endless, but ये ever diminishing है, यानी कि इट इज ऑल्सो एवर डिमिनिशिंग, यानी कि ये भी हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा. इवेंचुअली सम ऑफ सेकेंडरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइनाइट अमाउंट का हो जाएगा. ओके, सो आप इस चीज को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आई थिंक मुझे इसको बताने की नीड नहीं है. अब मैं स्टार्ट करने वाली हूं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से. दिस एग्जाम्पल इज टोटली बेस्ड ऑन what I told you in my previous slide. Okay, so you have no need to pay extra attention. See, ये जो आपका एग्जाम्पल है, दिस एग्जाम्पल इज टोटली बेस्ड ऑन जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया है. सो आपको दोबारा इसको रिकॉल करने की नीड नहीं है, और ये एग्जाम में उतना पूछा भी नहीं जाएगा. ओके, सो मूविंग अहेड, नाउ वी विल डू अवर पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. सो डू यू नो बच्चे व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? अगर मैं सिंपल बताऊं तो थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग, हैबिट ऑफ सेविंग, यानी बचत करने की आदत. ओके, सो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को अब हम स्टडी करने वाले हैं. इफ ऑल पीपल ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, कहता है कि इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये पर्सन, एक ये पर्सन, ऐसे बहुत सारे पर्सन्स होंगे हमारी इकोनॉमी में, बहुत सारे लोग हैं. तो अगर वो अपना जो इनकम का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा सेविंग में लगा दें, यानी ज़्यादा बचाएं, तो हमारे इकोनॉमी की जो MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वो क्या हो जाएगी, दैट विल गोज इंक्रीजिंग. इसको हम ऐसे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज अगर ये पर्सन है, अगर इसको अगर इनकम होती है, मान लेते हैं 10 रुपीज़ की, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, 10 रुपीज़ की इनकम इसको हुई और इसने सिर्फ 2 रुपीज़ जो है वो एक्सपेंस किया, कंजम्पशन किया, बाकी इसने 8 रुपीज़ क्या कर दिया, सेव कर दिया. ओके, इसने क्या कर दिया, सेविंग. व्हाट ही डज, सेविंग. ओके, लेट सपोज इसने सेविंग कर दी 8 रुपीज़ की. तो अब क्या होगा कि आपका जो MPC है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपकी कंजम्पशन की हैबिट हो गई कम, इट विल गोज फॉल. बट ऑन द अदर हैंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल राइज. तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया. तो एक का फॉल, दूसरे का इंक्रीज, ये हमें ये बताता है कि अगर हम सेव करते हैं, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट वाली थ्योरी बोलती है कि इफ पीपल स्टार्ट सेविंग देयर मनी एज अ मेजर पार्ट ऑफ इनकम, सो व्हाट विल हैपन, द MPS मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल इंक्रीज इन इकोनॉमी. इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ओके, दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मूविंग अहेड, आगे देखते हैं. द टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग इकोनॉमी विल नॉट इंक्रीज, इट विल ईदर डिक्लाइन और रिमेन अनचेंज. पर कुछ परसेंटेज इंक्रीज होगा, टोटल इंक्रीज नहीं होगा. टोटल पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि या तो वो डिक्लाइन हो जाएगा या फिर वो कैसा होगा, अनचेंज्ड. ओके, सो दिस रिजल्ट इज नोन एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, क्योंकि आप पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते. अगर कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल अगर ऐसी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की हैबिट करते हैं, सो ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पे अफेक्ट करेगा, नॉट फॉर, इट विल नॉट वर्क फॉर द होल इकोनॉमी, राइट. सो विच स्टेट्स दैट द पीपल बिकम मोर थ्रिफ्टी, लोगों में बचत करने की आदत ज़्यादा हो रही है, दे एंड अप सेविंग लेस और सेम एज बिफोर, राइट. अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, एक्सेस डिमांड. इसको फटाफट ख़त्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. तो व्हाट डू यू नो बाय एक्सेस डिमांड, क्या है, सिंपल. वी नो दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइंड एट अ पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. हमें पता है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है ना, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड पे डिटरमाइन किया जाता है. ओके, एग्रीगेट डिमांड पे डिटरमाइन होता है. सो
Listen, let us assume a level of output, maximum possible level or potential level, which is achieved by full utilization of. हमने इकोनॉमी में यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज को एक मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके एक मैक्सिमम पोटेंशियल लेवल अचीव कर लिया है. इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है बियॉन्ड द पोटेंशियल लेवल, यानी उस लेवल तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा हम आउटपुट इकोनॉमी का नहीं बढ़ा सकते. We also know that increase in AD through an increase in investment brings an increase in income or output due to working of multiplier. तो कहता है कि जब AD बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है. और इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ती है? जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट. ओके, सो इकोनॉमी में इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. क्योंकि इकोनॉमी पहले से ही पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट पे ऑपरेट कर रही है, तो हमें ज़रूरी ये है कि देयर इज़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एट दैट लेवल. इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो क्या होगा? विल द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज फर्दर? क्या फिर से आउटपुट बढ़ जाएगा? द आंसर इज दैट इकोनॉमी आउटपुट विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑप्टिमम लेवल पे है, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता है. अगर आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज भी कर दिया तो भी इकोनॉमी का जो आउटपुट है, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एक उस लेवल के ऊपर तो नहीं बढ़ जाएंगे, राइट? सो व्हाट विल हैपन ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दिस इज द टाइप ऑफ फिक्स्ड एंड ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. जो सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज एक्सीड्स द लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट. यानी कि एक लेवल ऑफ आउटपुट एक लिमिट में है बट डिमांड बहुत एक्सेस हो रही है. ओके, सो सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड इन कंट्री. और इस सिचुएशन को हम कंट्री में क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड. यानी कि आपको जो प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज है उसकी डिमांड होनी इतनी चाहिए थी बट उससे भी ज़्यादा हो गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है. वी विल कॉल दिस सिचुएशन इज एक्सेस डिमांड. ओके, सो एक्सेस डिमांड रेफर करता है सिचुएशन वेयर डिमांड एक्सीड्स द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट. एक लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर डिमांड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो एक्सेस डिमांड है एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि इकोनॉमी में महंगाई आ जाती है. इन्फ्लेशन, यू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई. ओके, आपने सुना होगा लोगों को डीए मिलता है. डीए इज व्हाट? डीए मीन्स डियरनेस अलाउंस. और ये क्यों मिलता है? जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन अराइज होती है तो आपके परचेजिंग पावर को एक लेवल ऑफ लेवल ऑफ इनकम पे मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सर्टिफाइड एम्प्लॉयज़ को, और यू कैन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, डियरनेस अलाउंस एज अ रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है. आगे देखिए, ड्रामेटिकली एक्सेस डिमांड क्रिएट व्हेन एडी लाइन शिफ्ट अपवर्ड इन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम. तो डिमांड, एक्सेस डिमांड कब क्रिएट होता है? जब आपकी एडी लाइन जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर जो है शिफ्ट कर जाती है. यहाँ पे देखेंगे आप, आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये है और यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो कितनी बढ़ गई है? वो इतनी शिफ्ट हो गई है, इतनी शिफ्ट हो गई है. सी, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट करती हूँ. वेट, आपकी जो डिमांड है वो इतनी शिफ्ट हो गई, इतनी एक्सेस हो गई है. इस एक्सेस को आप क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड. आपका एक्चुअल आउटपुट इतना का ऑप्टिमम लेवल ये है बट डिमांड एक्चुअली में जो रियलिटी केस है उसमें डिमांड आपकी इतनी एक्सेस हो चुकी है, राइट? जो कि नहीं होना चाहिए. तो इसको हम कहेंगे क्या? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन. यानी कि यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई होगी, इन्फ्लेशनरी गैप होगा. फाइन, मूविंग अहेड. जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, तो इकोनॉमी में एक सिचुएशन आता है जहाँ पे हमें गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज करना पड़ता है जिससे कि वही बायर्स परचेज कर पाए जो उन्हें अफोर्ड करते हैं. इस केस में फ़ायदा प्रोड्यूसर्स का होता है, ओके, और या फिर कह सकते हैं यू कैन से सेलर्स का होता है. बट जो परचेजिंग पावर है बायर की वो देखा जाए तो रिड्यूस हो जाती है. जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इट्स ओके, बट जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही एडवर्स सिचुएशन भी समटाइम्स क्रिएट हो जाता है. सो दिस इज व्हाट द कंक्लूजन ऑफ एक्सेस डिमांड. आगे देखते हैं एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप. आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप ये पढ़ो, ठीक है, बट स्टिल कि एक बार इसकी रीड अगर आप कर लेते हो
इट शुड बी सफिशिएंट। डिमांड में इतना ही पूछा जाएगा जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अच्छा, रेमेडी इंपॉर्टेंट है। अब हमारी डिमांड बढ़ गई है, ओके, मैंने बताया कि इन्फ्लेशनरी गैप आ चुका है। अब आपको क्या रेमेडीज लेना चाहिए जिससे कि आप इस चीज़ को करेक्ट कर सकें। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज किया जा सकता है बाय टेकिंग रिकोर्स बाय फिस्कल पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन रिलेटेड पॉलिसी में कुछ चेंजेस लेकर आती है तो डिमांड पे इम्पैक्ट हम डाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल पॉलिसी मेजर्स, जहाँ पे एक्सेस डिमांड को रिड्यूस किया जाएगा। हाउ वी कैन रिड्यूस एक्सेस डिमांड? बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से समझिए, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है तो क्या होगा, इससे डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गवर्नमेंट ने अपने खर्चे कम कर दिए, राइट? अब गवर्नमेंट ने खर्चे कम करके और टैक्सेस का अमाउंट बढ़ाकर, ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे फायदा प्रोड्यूसर्स को हो रहा है। प्रोड्यूसर्स जितना कमाएगा उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेस के अमाउंट गवर्नमेंट ने रेज कर दिए, इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस ज़्यादा कलेक्शन होगा, सप्लायर्स को होने लगेगा नुकसान। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आने के लिए उनको क्या करने पड़ेंगे? प्राइसेस रिड्यूस, और यहाँ पे हमारा जो एक्सेस डिमांड है वो धीरे धीरे क्या होगा? एडजस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको बहुत अच्छे से कोरिलेट करिए। इकोनॉमिक्स इज वेरी सिंपल, इट इज ओनली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस। लॉजिक्स पे चलता है। जितने अच्छे अजम्पशंस आपके रहेंगे माइंड में विद क्लैरिटी, उतने अच्छे से आपको लॉजिक समझ आएगा और कोरिलेशन बना पाएंगे। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज्ड बाय, if the government expenditure is decreased by the amount equal to inflationary gap, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उतने कम करती, गवर्नमेंट अब पब्लिक पे खर्च नहीं कर रही, वो टैक्सेस बढ़ा रही है, टैक्सेस कलेक्ट कर रही है वो, तो अगर वो ऐसा करती है तो इससे इन्फ्लेशन कम होगा और हमारा इन्फ्लेशनरी गैप भी रिड्यूस होगा और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जनरेट होगी, ओके। और सेकंड आता है मॉनेटरी मेजर से, यानी कि आरबीआई अपना कमाल अगर दिखा देता है, रेपो रेट, बैंक रेट और बहुत सारे रेट्स होते हैं, सो अगर उनमें चेंजेस करता है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, देखिए सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई इंक्रीज कर देता है बैंक रेट बढ़ा दिया, ओके। तो अब क्या हुआ, लोगों ने बैंक रेट देखा कि इंक्रीज हो रहा है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों के पॉकेट पे पड़ता है। बैंक अगर कोई भी चेंजेस करता है तो वी आर ऑल कनेक्टेड विद बैंक, राइट? तो इस वजह से इसमें भी क्या होगा, आपका इन्फ्लेशनरी गैप रिड्यूस होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर करता है जब हम अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में ओपनली बेचते या खरीदते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन के समय सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या कर देता है? बेच देता है। किसको बेच देता है? कमर्शियल बैंक्स को, जिससे कि उसको मनी मिले। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई इकोनॉमी में फॉल हो जाती है, क्योंकि अब पैसे किसके पास आ रहे हैं? सेंट्रल बैंक के पास आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक के पास से जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक के पास आ रहे हैं, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगी, जिससे हेल्प मिलेगी हमारे एक्सेस डिमांड को मेंटेन करने के लिए। और तीसरा हमारा पॉइंट है कैश रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिमांड कंट्रोल करना है, एक्सेस डिमांड, यहाँ पे डिमांड की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे डिमांड से भी ऊपर वाला डिमांड है जो एक्सेस वाला, उसकी बात हो रही है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा कैश रिजर्व रेशियो। आई विल सजेस्ट एक बार आप जितने भी बैंक के रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये जितने भी सारे हैं ना, इसको प्लीज़ एक बार गो थ्रू करें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको एक बार समझ आ जाता है सो ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड, मूविंग अहेड, अब हम आते हैं डेफिशिएंट डिमांड्स पे। व्हाट इज़ डेफिशिएंट डिमांड? सो डेफिशिएंट डिमांड एग्जैक्टली अपोजिट होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फटाफट से, रैपिडली, जिससे कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि एक्सेस डिमांड है, उसका अपोजिट डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड में आउटपुट का लेवल गिवन है, उससे ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, डिमांड इंक्रीज हो जाता है एब्सोल्युटली। बट इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट से कम डिमांड हो रही है। यहाँ पे फ़ायदा किसको होगा? यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है
हम जैसे लोगों को, कंज्यूमर्स को, और नुकसान किसको होने वाला है, सप्लायर्स को। क्यों? क्योंकि हमारे इकोनॉमी में सप्लाई का लेवल ज़्यादा है। यू कैन से आउटपुट जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे है, बट उतनी डिमांड नहीं हो पा रही है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। तो अब आप ये रीड कर लेंगे, आउटपुट लेवल सीम टू बी सरप्लस, मैंने बता दिया, इन द मार्केट एंड पीपल डू नॉट डिमांड। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। इफ दस पुटिंग प्रेशर, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में प्रेशर क्रिएट होगा, एंड इस प्रेशर से प्राइसेस जो हैं वो प्राइस लेवल जो है वो फॉल हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, आउटपुट ज़्यादा है, अब सप्लायर को नुकसान है, सप्लायर को अपने प्राइसेस को डाउन करना होगा, रिड्यूस करना होगा, जिससे कि उनके ये प्रोडक्ट्स जो हैं फटाफट क्या हो जाएं, सेल आउट हो जाएं, और हम वी कंज्यूमर्स वुड एबल टू परचेज देम। सो ये एक डिफ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर देगा आपकी इकोनॉमी में, और इसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। यानी कि अब क्या हो चुका है, महंगाई नहीं, अब तंगी हो गई है, डिफ्लेशन हो गया है। और ड्रामेटिकली अगर हम इसको शो करें तो डिमांड शोन बाय फॉल इन ईडी, अगर एग्रीगेट डिमांड फॉल हो रहा है एक पोटेंशियल आउटपुट के लेवल से, यू कैन से पिछली बार हमारा इस आउटपुट से अबव था, दैट मीन एक्सेस डिमांड, बट अब इस आउटपुट से नीचे है, दिस इज व्हाट डेफिशिएंट डिमांड। तो एक सर्टेन लेवल पे होना चाहिए था डिमांड, बट उतने लेवल पे नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है, कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदा है। इसके वजह से वो क्या करेंगे, उनका पहला रेमेडी रहेगा कि वो अपने प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे। मूविंग अहेड, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप मैंने आपको बता दिया। इस डायग्राम को एक बार आप दोबारा ग्रो थ्रू करें। ई और एफ का ये जो गैप आपको दिख रहा है, यही डिफ्लेशनरी गैप है। तो ये सिर्फ आप एक कुछ लाइंस लिखी हैं, जस्ट रीड इट। अब हम पढ़ेंगे रेमेडी। सो रेमेडी पे अगर आते हैं, द एग्रीगेट डिमांड में बी इंक्रीज्ड और मे बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग रिकोर्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अगेन हमें यहाँ पे अपनी फिस्कल पॉलिसी में थोड़े कुछ चेंजेस करने होंगे, बट ये चेंजेस अब ऑपोजिट होगा। पिछली बार एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर रही थी, टैक्सेस बढ़ा रही थी। इस बार वो टैक्सेस कम करेगी और एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी, जिससे कि एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ सिचुएशन इकोनॉमी में मेंटेन हो सके। सो अगेन वही, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड, जैसे कि मैंने बताया, बाय द अमाउंट इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप। जितने से गैप हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है, उतने से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर देगी, इकोनॉमी में दोबारा से इक्विलिब्रियम लेवल रीस्टोर करने के लिए, यानी कि दोबारा से गेन करने के लिए। हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट ईच अदर। दूसरा केस ये होगा कि मॉनेटरी पॉलिसीज पे चेक ऑन होगा, कि मॉनेटरी पॉलिसीज पे इन द सेंस कि बैंक रेट। उस केस में आरबीआई ने किया ये था कि उसने इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि इन्फ्लेशन था इकोनॉमी में। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि डिफ्लेशन को उसको सही करना है। ओके। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगेन सेलिंग और बाइंग होती है सिक्योरिटीज की बाय सेंट्रल बैंक। तो उस केस में क्या किया था, सेंट्रल बैंक जो है वो बेच रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को। इस केस में, डिफिशिएंट डिमांड के केस में, सेंट्रल बैंक विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक। जो मैंने कहा वही चीज लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाए। ओके। कैश रिजर्व रेशियो, डिफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक डिक्रीज कर देगा, CRR बोलते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो। डिफ्लेशन को सही करने के लिए सेंट्रल बैंक इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। और इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो पर्सन काम कर सकते हैं बट वो करना नहीं चाहते। इट मीन्स अकर्स व्हेन हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, जो एबल भी हैं एंड वर्क कर सकते हैं, गोइंग वेज रेट डू नॉट गेट वर्क, बट वो काम नहीं करना चाहते। इसको हम वॉलंटरी से दूसरा, अगर हम वॉलंटरी से इसको डिस्टिंक्शन करें, सो वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि पॉपुलेशन जो एबल टू वर्क है वॉलंटरली प्रेफर्स नॉट टू वर्क। यानी कि ये सब अनएम्प्लॉयमेंट के 3 टाइप होते हैं, एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी, एक फुल। इनवॉलंटरी में पर्सन एबल टू वर्क है और वो विलिंग कर रहा है, बट
वो उस वेज रेट पे काम नहीं करना चाहता है। दूसरा है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी भी वो घर बैठा हुआ है, बट ये एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क, अनएम्प्लॉयमेंट में फ़र्क ये होता है कि वो एबल टू वर्क है, बट अपने मन से वो काम नहीं करना चाहता है, तो वो वॉलंटरी यानी कि अपने मन से उसने अनएम्प्लॉयड रहना एक्सेप्ट किया है। और इनवॉलंटरी में कि वो करना चाहता है, कर सकता है, एबल टू वर्क है, बट उसको वो वेज रेट नहीं मिल रहा है। और थर्ड आता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जहाँ पे पूरा जो हमारा लेबर फोर्स है, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन फोर्स है, जितना भी है, सो कंट्री में वो क्या है कि एम्प्लॉयड है, बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपने देखा है कि क्या कभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्जिस्ट कर सकती है इकोनॉमी में? नहीं कर सकती है, बिकॉज हर कोई पर्सन इतना केपेबल नहीं होता है कि वो हर जॉब के लिए अपने आप को परफेक्टली उसमें इंगेज करे। ओके, सो हम इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस के बेसिस पे ये मानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, बट इन रियलिटी इट विल नॉट एग्जिस्ट। मूविंग अहेड, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। सो अगेन स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल। और आज हमने बहुत बड़ा चैप्टर एंड किया है अपने तरफ से। आपको इसको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन फॉर योर प्रिपरेशन, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी कुछ भी, सो विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।